तो क्या होता है जब पुरानी मान्यताएं आज की दुनिया से टकराती हैं? चलिए, आज हम एक ऐसी ही आधुनिक भारतीय भूतिया कहानी की परतें खोलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस खौफ के पीछे कौन से छुपे हुए नियम और सांस्कृतिक तर्क काम करते हैं। देखिए, अक्सर जो डरावनी कहानियां होती हैं ना, वो एक चेतावनी से शुरू होती हैं जिसे कोई सुनता नहीं है। और ये कहानी भी किसी बड़े राक्षस से नहीं, बल्कि गांव के एक चौकीदार के बड़े ही सीधे पर दिल दहला देने वाले शब्दों से शुरू होती है। तो कहानी का हीरो है रमेश, बिल्कुल आज की सोच वाला, जो साइंस और लॉजिक में मानता है। तो जाहिर है, जब वो उस खेत पर काम करने का सोचता है तो वहां की पुरानी कहानियों, अंधविश्वासों को हंस के उड़ा देता है। लेकिन यही वो गलती थी जो उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। पर देखिए, जहां लॉजिक खत्म होता है ना, सबूत वहीं से शुरू होते हैं। और पहला सबूत, गीली मिट्टी पर पड़े वो बड़े बड़े नंगे पैरों के निशान थे। ये पहला परेशान करने वाला इशारा था कि भाई इस खेत में कुछ तो गड़बड़ है। और ये कोई आम पैरों के निशान नहीं थे, ये थे उल्टे पांव। अब इंडियन फोकलोर में इसका एक खास मतलब होता है। ये एक पक्का संकेत है किसी राक्षसी या भूतिया ताकत का। मतलब ये एक तरह की कोडेड वार्निंग थी कि खतरा असली है। वो जो चौकीदार था कालू, वो सिर्फ चेतावनी नहीं देता, वो जिंदा रहने के नियम भी बताता है। और ये नियम इस पूरी पहेली के पहले सुराग हैं जो बताते हैं कि ये खतरा असल में काम कैसे करता है। और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। उसी अमावस की रात दी गई हर एक चेतावनी की भयानक परीक्षा होने वाली थी। आधी रात को जो शुरू हुआ वो कोई मामूली घटना नहीं थी। नहीं, ये एक सोचा समझा हमला था जो मिनट दर मिनट दिमागी दबाव बनाने के लिए किया गया था। पहले औरतों के रोने की आवाजें, फिर वो भयानक गैर इंसानी हंसी में बदल गईं, और फिर खिड़की पर वो डरावनी टोक टोक की आवाज। पर बात सिर्फ आवाजों की नहीं थी। कमरे में अचानक एक अजीब सी ठंडक पड़ गई और हवा में सड़ी हुई घास और गीली मिट्टी की गंध भर गई। मतलब ये एक पूरा सेंसरी अटैक था जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि वो चीज अब घर के अंदर है। लेकिन जहां मॉडर्न लॉजिक फेल हो गया, वहां सदियों पुराने ज्ञान ने मोर्चा संभाला। दादी मां, वो इस खेल के नियम समझती थीं और वो एक जवाबी ताकत बनकर सामने आई, विश्वास को ही अपनी ढाल बनाकर। तो अब सबसे जरूरी सवाल ये था कि आखिर वो लड़ किससे रहे हैं? ये आत्मा है क्या और उसे चाहिए क्या? और परिवार को जल्द ही समझ आ गया कि उनका सामना किसी भटके हुए भूत से नहीं, बल्कि एक छलावा से हो रहा है। छलावा, एक शिकारी आत्मा जो पहले अपना शिकार चुनती है और फिर बेरहमी से उसका पीछा करती है। और दादी ने जो बताया वो सुनकर तो रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, बल्कि एक पूरा 4 दिन का शिकार था। एक भयानक प्रोसेस जिसके अंत की एक डेडलाइन थी। और यहीं पर उस लोक कथा ने उनके सामने एक भयानक पहेली खड़ी कर दी। भागने का मतलब था पक्की मौत, क्योंकि भागने से वो आत्मा और भी ताकतवर हो जाती। तो बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, रुकना और उस खतरे का सामना करना। कहते हैं ना, दुश्मन को हराने के लिए पहले उसे समझना पड़ता है। तो उस आत्मा के राज को जानने की कोशिश उन्हें गांव की एक बुजुर्ग रहस्यमयी औरत के पास ले गई, जो उस श्राप की पूरी कहानी जानती थी। इस पूरे अलौकिक आतंक की जड़ प्यार, धोखे और गुस्से की एक बहुत ही इंसानी कहानी में थी। लेकिन इतने सालों के गुस्से ने उसके मकसद को पूरी तरह बदल दिया था। अब ये किसी टूटे दिल के इंसाफ की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये अब दूसरों की आत्माओं को खाकर अपनी ताकत बढ़ाने की एक ऐसी भूख बन चुकी थी जो कभी मिट नहीं सकती। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, हर ताकतवर दुश्मन की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। और इस आत्मा के मामले में भी उसकी सारी की सारी शक्ति एक अकेली छोटी सी चीज से जुड़ी हुई थी। इस श्राप को तोड़ने की चाबी कोई बड़ा हथियार नहीं, बल्कि एक छोटा सा तांबे का सिक्का था। उसके प्यार और धोखे की निशानी, जिसे सालों पहले गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ की जड़ों में दफना दिया गया था। तो अब इस सबसे जरूरी जानकारी के साथ घरवाले अब बचाव नहीं, बल्कि हमला करने की तैयारी में थे। सवाल ये था कि एक याद एक राक्षस को कैसे हरा सकती है। और इसी सवाल के साथ उन्होंने उस सिक्के की तलाश शुरू की, जो असल में चमेली की यादों का ही एक हिस्सा था। और जैसे ही उन्होंने उस सिक्के के लिए खोदना शुरू किया, हवा में आत्मा की गुस्से से भरी आवाज गूंज उठी और इस बात पर मोहर लग गई कि वो सही रास्ते पर हैं। वो अपने दर्द और अपनी ताकत के उस स्रोत को बचाने के लिए
कुछ भी कर सकती थी। तो इसका हल कोई लड़ाई नहीं, बल्कि एक रस्म थी, एक ऐसा काम जो एक भटकती हुई आत्मा को आखिरकार शांति देने के लिए किया जाना था। और सिक्के को उसके उस कैद से आजाद करके पवित्र जल में डाल देने के उस एक छोटे से काम ने दशकों पुराने श्राप को आखिरकार तोड़ दिया। तूफान थम गया और शांति वापस लौट आई। तो आखिर में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर जाती है ना? ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, बल्कि एक याद दिलाती है कि लोक कथाओं का अपना एक लॉजिक, अपने नियम होते हैं। हो सकता है वो हमसे विश्वास करने को नहीं, बल्कि बस उनका सम्मान करने के लिए कहती हैं।